नमस्कार, मैं शमीम सिद्दीकी। इस समय हम मौजूद हैं सहारनपुर रियासत के राजा भारतेंदु जी के निवास स्थान पर, जो कि एक भव्य किले के रूप में जाना जाता है। आइए बात करते हैं राजा भारतेंदु जी से दीपावली की शुभकामनाओं को लेकर और इनकी व्यवस्था को लेकर। आइए। नमस्कार नमस्कार। जी। पहले सबसे पहले तो दीपावली की ओर से हमारी ओर से दीपावली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपको और आपके सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे क्षेत्रवासियों को दीपावली को लेकर? प्रभु से प्रार्थना है कि सबके घर में संपन्नता आए और सब स्वस्थ रहें और खूब बढ़ोतरी हो, वृद्धि हो काम में, हर चीज़ में। और बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की। जैसे कि अभी पीछे दशहरा भी निकला है और धनतेरस भी निकली है, और आज भी देखा है हमने, किला बड़ी खूबसूरत लग रहा है और ये प्रसिद्ध किला है। लोग बहुत दूर दूर से आते हैं देखने के लिए। दशहरे भी बहुत अच्छा आपका कार्यक्रम रहा। दीपावली पर किस तरीके का कार्यक्रम होता है? अ, दीपावली को लक्ष्मी जी की पूजा होती है। और ज़्यादातर जो लोग व्यापार में रहते हैं उनके लिए ये बहुत मुख्य त्यौहार है। दशहरे पे राम जी की पूजा होती है और हमारा परिवार मुख्य रूप से राम भक्त है और देवी जी की पूजा होती है। 9 दिन तक भगवान राम ने देवी जी की पूजा करी थी और 10वें दिन रावण का वध हुआ था। तो इन 9 दिन में शक्ति की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। तो शक्ति के 9 रूप हैं। जैसे पैसा भी एक शक्ति का स्रोत है। आज भी पैसे का शक्ति माना जाता है। ज्ञान भी शक्ति का स्रोत है। तो इसी तरह से लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, इन्हें अवतरित करके और इनकी फिर पूजा की जाती है। पहले स्थापित होता है, फिर पूजा की जाती है। और इसी तरह से भगवान राम ने देवी जी के 10 रूप की पूजा करी और फिर 10वें दिन में रावण का वध किया। तो शक्ति के हमेशा 9 रूप हैं। गुस्सा, भावनाओं में गुस्सा आना, बलशाली बनना, तो ये भी बताते हैं कि ज़रूरी है। गुस्से का भी सदुपयोग होता है। तो कहते हैं ना, गुस्से को बर्बाद मत करो, अभी मौका नहीं है। तो इसी प्रकार से काली देवी जी की भी पूजा की जाती है। तो ये जो 9 रूप हैं और हर रूप की एक स्पष्ट विचार है, एक स्पष्ट भावना है, एक स्पष्ट तरह की पूजा है। तो उन सबको 9 दिन की जो पूजा होती है वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो ये दोनों ही बातें हैं। एक तो हम राम भक्त भी हैं, एक देवी भक्त भी हैं, एक क्षत्रिय परिवार भी है। तो इस सब दृष्टि से ये सब बना है। जैसे कि आप पूर्व सांसद भी रह चुके हैं और भाजपा की सरकार चल रही है, तो इस सरकार में दीपावली के या जितने भी पर्व आते हैं, ईद, दीपावली, क्या सहयोग रहता है सरकार? मेरे ख्याल सरकार का सहयोग केवल त्योहारों पे ही नहीं, मगर हर समय रहना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले होता था कि देखो दिवाली पे भी बत्ती नहीं आई, मगर अब भगवान की कृपा से बिजली निरंतर आ रही है। बिजली नहीं आती थी तो पानी नहीं होता था। बड़ी कठिनाई थी सब, बड़ी कठिनाई थी। जो नहाने के टब हैं, मेरे परदादा जी के ज़माने के लगे हुए हैं हमारे गुसलखानों में, उनमें हम पानी भर लेते थे, क्योंकि दिन में 1 घंटा पानी आता था और शाम को 1 घंटा पानी आता था। और वो उस पानी को इस्तेमाल करते थे पूरा दिन हम। मगर ऊपर वाले का शुक्र है कि वो सारे दिन ख़त्म हुए। आज हर गांव में टंकी लग गई है और बहुत जल्दी नल को हम हर घर तक पहुंचा देंगे। तो ये जो मौलिक सुविधाएं हैं ये घर घर पहुंचे हैं। चाहे वो आपका पक्का घर हो, चाहे वो राशन हो, चाहे वो कुछ पैसा हो, मजदूरी हो, मनरेगा के ज़रिए से वो पहुंची है, गैस हो, चूल्हा हो, तो ये सारी दवाई हो, अपना आयुष्मान कार्ड दिया जा रहा है। तो ये सब मौलिक सुविधाएं, ये तो हमारे जीवन का अंग हैं और होनी चाहिए। ये हमारे मौलिक अधिकार हैं। और मेरा तो ये मानना है कि
किसी के दर्द या दुख को तभी आदमी समझ सकता है अगर उसने खुद सहा हो। तो क्योंकि मोदी जी खुद बड़े गरीब परिवार के हैं, योगी जी खुद बहुत गरीब परिवार के हैं, इसलिए उन्होंने इस दर्द को महसूस करा है, देखा है, जाना है, समझा है। वो समझते हैं कि जब माँ को खेत में जाना पड़ता है शौच करने तो कितनी बेबसी महसूस होती है। ये बात सोनिया गांधी कभी नहीं समझ सकती और इसी वजह से स्वच्छ भारत मतलब ये वैसे तो इंदिरा आवास योजना और ये सारी योजनाएं बहुत पुरानी हैं, और अगर सच में ये योजना अगर गरीब के घर तक, गरीब के द्वार तक पहुंची हैं तो वो सिर्फ इसी सरकार ने और मोदी और योगी ने ही पहुंचाई हैं। मैं इस वजह से नहीं कह रहा क्योंकि मैं शुरू से भारतीय जनता पार्टी में हूँ और बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मगर ये यथार्थ है, ये सच है। महिला को, जनशक्ति को, मतलब महिला को लेकर आप क्या कहेंगे इस सरकार में और भ्रष्टाचार को लेकर? मेरी माँ पुराने मतलब अब 85 साल की हो गई हैं, तो वो हमेशा कहती हैं कि कोई भी बात होती है मैं उनसे पूछता हूँ तो वो कहती हैं नहीं, जो तुम तय करोगे मैं वैसे ही करूँगी। मेरे वाले तो गुजर गए हैं तो वो कहती हैं मैं तो तेरा ही दिया ही खा रही हूँ। ये पुरानी सोच थी। आज राशन महिला के नाम से मिलता है, आवास योजना महिला के नाम से है, आयुष्मान कार्ड महिला के नाम से है, तो आज मोदी के युग में अब दवाई, खाना, मकान सब महिला के नाम पे है। तो मेरा ख्याल है अगर असली महिला सशक्तिकरण हुआ है तो आज हुआ। अभी तक तो सिर्फ नाम में ही होता था, अब असल में होने लगा है। यही महिला सशक्तिकरण। मेरा तो ये मानना है कि किसी के दर्द या दुख को तभी आदमी समझ सकता है अगर उसने खुद सहा हो। तो क्योंकि मोदी जी खुद बड़े गरीब परिवार के हैं, योगी जी खुद बहुत गरीब परिवार के हैं, इसलिए उन्होंने इस दर्द को महसूस करा है, देखा है, जाना है, समझा है। वो समझते हैं कि जब माँ को खेत में जाना पड़ता है शौच करने तो कितनी बेबसी महसूस होती है। ये बात सोनिया गांधी कभी नहीं समझ सकती और इसी वजह से स्वच्छ भारत मतलब ये वैसे तो इंदिरा आवास योजना और ये सारी योजनाएं बहुत पुरानी हैं, और अगर सच में ये योजना अगर गरीब के घर तक, गरीब के द्वार तक पहुंची हैं तो वो सिर्फ इसी सरकार ने और मोदी और योगी ने ही पहुंचाई हैं। मैं इस वजह से नहीं कह रहा क्योंकि मैं शुरू से भारतीय जनता पार्टी में हूँ और बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मगर ये यथार्थ है, ये सच है। महिला को, जनशक्ति को, मतलब महिला को लेकर आप क्या कहेंगे इस सरकार में और भ्रष्टाचार को लेकर? मेरी माँ पुराने मतलब अब 85 साल की हो गई हैं, तो वो हमेशा कहती हैं कि कोई भी बात होती है मैं उनसे पूछता हूँ तो वो कहती हैं नहीं, जो तुम तय करोगे मैं वैसे ही करूँगी। मेरे वाले तो गुजर गए हैं तो वो कहती हैं मैं तो तेरा ही दिया ही खा रही हूँ। ये पुरानी सोच थी। आज राशन महिला के नाम से मिलता है, आवास योजना महिला के नाम से है, आयुष्मान कार्ड महिला के नाम से है, तो आज मोदी के युग में अब दवाई, खाना, मकान सब महिला के नाम पे है। तो मेरा ख्याल है अगर असली महिला सशक्तिकरण हुआ है तो आज हुआ। अभी तक तो सिर्फ नाम में ही होता था, अब असल में होने लगा है। यही महिला सशक्तिकरण है। और मेरा तो ये मानना है कि ट्रिपल तलाक को हटाने से भी महिला सशक्तिकरण हुआ है। ये किसी बाप से पूछे जिसकी बेटी को तलाक 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 3 दफा कह के और उसकी चुटिया निकाल के बाहर खड़ा कर दिया जाता है थोड़ी सी मेहर देकर। अगर आज अधिकार मिले हैं और बराबर के अधिकार मिले हैं जो कि सरकार जो कि हर महिला को मिलने चाहिए, हर नागरिक को मिलने चाहिए, अगर उनकी कोई गारंटी दी है तो ये ट्रिपल तलाक को हटा के दी है।
तो मेरा तो ये बिल्कुल मानना है कि कम से कम महिला सशक्तिकरण के लिए तो अ, अपने सामान्य आचार संहिता जरूर आनी चाहिए। अच्छा, ये जो अभी बिजनौर में वो बन रहा है, सुहेड़ी में महात्मा विदुर एक हॉस्पिटल बन रहा है काफ़ी, तो उसमें आपका काफ़ी सहयोग रहा, उसे लेकर क्या कहेंगे? फिर वही बात हुई, जल्दी जल्दी से चुनाव से पहले अखिलेश यादव जी ने घोषणा कर दी, अ, और कुछ भी नहीं किया। 1 रुपया तक नहीं आया अस्पताल के लिए, जमीन तक आवंटित नहीं करी। फिर ये हुआ कि कहाँ जमीन आवंटित हो, तो वो नजीबाबाद तहसील में है, मगर मुख्यालय के पास होना चाहिए था अस्पताल, क्योंकि बाहर से डॉक्टर आएंगे जो कि चिकित्सा पढ़ाएंगे, बहुत विशेषज्ञ होते हैं, और वो किसी भी छोटे कस्बे के पास रहना नहीं चाहेंगे। तो किसी भी बढ़िया स्कूल या कॉलेज के चलने के लिए ज़रूरी है कि टीचर्स वहाँ पर आ सकें, पढ़ा सकें। तो इस वजह से ये तहसील को भी, हमारी जो एक था कि नजीबाबाद तहसील में बने, वो भी पूरा हो गया। बिजनौर के निकट बने, वो भी ज़रूरी था, वो भी पूरा हो गया। सबसे बड़ी बात यह है कि ज़मीन उपलब्ध करवानी थी। तो एक अच्छा ज़मीन उपलब्ध हो, बड़ा प्लॉट उपलब्ध हो, तो ऐसी कम ही ग्राम पंचायत थी जिनमें इतनी ज़मीन सरकारी उपलब्ध थी, जिसे हम सरकार का एक सरकारी अस्पताल बना सकें। तो उसमें जिन्होंने जरा मेहनत करी, अपने क्षेत्र में देखा, कागज़ खंगाले कि किस क्षेत्र में, किस ग्राम पंचायत में ज़्यादा भूमि उपलब्ध है, तो वो मैंने ज़रा अपना होमवर्क जल्दी से करा, मुख्यमंत्री जी से बार बार जाके मिला, अपने स्वास्थ्य मंत्री जी से बार बार जाके मिला, और मैंने ये अब मेरे हम सबके प्रयास से, ये हमने सुहेड़ी के करीब बना दिया। सुहेड़ी में मेरे बुजुर्ग थे, उनकी सगाई हुई थी, और वो एक युद्ध में उनका शहीद हो गए थे। तो उनकी सगाई ही हुई थी, उनकी शादी नहीं हुई थी, मगर वो सती हो गई थी। तो वो सुहेड़ी में जो सती हैं, आज भी वो उनका इमारत खड़ी है सती की। वो मेरे ही पूर्वज को उनसे सगाई हुई थी। तो मेरे लिए बहुत ही खुशी का विषय है, और एक मैं तो अपनी बड़ी उपलब्धि मानता हूँ कि बिजली घर सबसे बड़ा सुहेड़ी में बनवा पाया मैं। बिजली ही आज की शक्ति है, और सती भी शक्ति हैं। तो उस तरह से बिजली भी वहाँ बनी, चिकित्सा और स्वास्थ्य भी शक्ति है। तो ये भी अब वहाँ पे हम चिकित्सालय भी सरकारी, अपना बड़ा मेडिकल कॉलेज वहाँ बना पाए। तो ये सब मेरे ख्याल से भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, और मेरे पे मेरे पूर्वजों का आशीर्वाद है। उसके बाद भी आपने कोशिश करके डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से बाहर नहीं जाने दिया, इसका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल की ओर से। मैं तो सबसे ज़्यादा आभार व्यक्त करूंगा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने ये हमें एकदम इसका पैसा आवंटित किया, और हॉस्पिटल बन गया है, प्रिंसिपल आ गई हैं, काम शुरू हो गया है। तो ये पहले बैच की तैयारी हो गई है। तो मिलता रहता हूँ मैं प्रिंसिपल साहब से, बार बार जाके पूछता रहता हूँ। मुख्यमंत्री जी कभी कभार मुझे बुला लेते हैं मिलने के लिए, काफ़ी बुलाते रहते हैं, तो मैं उन्हें प्रगति बता देता हूँ कि क्या क्या हुआ। तो मैं मिलता रहता हूँ अपने सभी अधिकारियों से जानकारी लेने के लिए, ताकि ज़िले में अधिक से अधिक काम हो सके। तो आहिस्ता आहिस्ता काम हो रहा है, होगा, और मेरे ख्याल से आहिस्ता नहीं, बहुत लंबी छलांग मार दी बीजेपी ने, मोदी जी ने, गडकरी जी ने, योगी जी ने कमाल कर दिया है साहब। मुझे याद है हम डरते थे, किसान डरते थे साहब, रात को बिजली आती थी, किसान पानी देने नहीं जा पाता था कि बच्चे का अपहरण हो जाएगा। आप ही की तहसील का गांव है जटनी वाला, वहाँ से 2 जवान बच्चे गए, और तभी तभी दोनों का विवाह हुआ था। बेचारे की पत्नी भी गर्भवती थी, तभी विवाह हुआ था, पत्नी गर्भवती थी, और अपहरण हुआ और उनकी लाश मिली। तो मैं ज़्यादा दूर की नहीं, इसी तहसील जटनी वाला गांव की बात बता रहा हूँ। ये बन गई थी न्याय व्यवस्था। आज मजाल है साहब, मुझे बड़ा आनंद आता है, मुझे
नजीबाबाद में एक दिन रामलीला के लिए बुलाया था, और जब मैं वापस आ रहा था 10:30-11 बजे, मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा कि मालन के ये जो पीछे का पुल है, मेन अपना हाईवे वाला नहीं, जो अपने सहारनपुर वाला है, छोटा पुल, वो वहां से नीचे तक महिला टहल रही हैं 10:30-11 बजे। तो मैंने ये परिवर्तन देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मतलब लोगों में इतना विश्वास है कि हमारी सरकार है तो कोई भी बदतमीजी नहीं बर्दाश्त की जाएगी। तो मेरे ख्याल से सबसे जरूरी बात यही है कि बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। जी जी सर, ये बताएं आप, जैसे कि आपने इतना सहयोग किया है शिक्षा के चिकित्सा के लिए, तो शिक्षा के लिए नजर के लिए आगे के लिए क्या सहयोग करेंगे? क्योंकि हमारा निवेदन है, यहाँ पर शिक्षा की बहुत जरूरत है। जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए नहीं मिल पाती पूरी तरीके से शिक्षा। सरकारी स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए तो शिक्षा फ्री हो गई है, सीसीटीवी कैमरा लग गए हैं, अंगूठे से अब उपस्थिति दर्ज होती है टीचर्स की, और बड़ी सख्ती की गई है। मैं जाता था, देखता था, स्कूल खाली पड़े होते थे पिछली सरकारों में, और मैंने दबाव बनाया कि आप क्यों नहीं आते हैं स्कूल में। मैंने जब ज़्यादा दबाव बनाने लगा तो एक टीचर मेरे पास आए, कहने लगे साहब मैं आपके वालिद साहब का साथी रहा हूँ, आप मेरे पे इतनी सख्ती क्यों बरत रहे हैं? मैंने कहा सर आपको इतना ज़्यादा वेतन मिल रहा है, आप क्यों नहीं आते हैं काम पे? आपको आना पड़ेगा। कहने लगे साहब मैं पिछले 30 साल से नहीं आया, अब मुझे ऐसे ही रहने दीजिए। ये स्थिति थी, टीचर्स आते ही नहीं थे स्कूल में। यहीं हमारे पड़ोस के एक परिवार को मैंने बड़ा कोशिश करा कि उनके बच्चे आगे निकल जाएं, काबिल बन जाएं। ये जो आरक्षण है इसका लाभ हमारे गांव के पड़ोस के बच्चे भी ले पाएं। तमाम उन्हें मैंने ट्यूशन्स के पैसे दिए, उनके किताबों के पैसे दिए, जो भी मैंने कहा आपका किताबों का, पढ़ाई का जो भी खर्चा होगा मैं वहन करूंगा। मगर वो बच्चे कभी भी 3rd डिवीजन से ज़्यादा नहीं ला पाए। कारण ये है कि उनकी जो मौलिक शिक्षा थी, जो उनकी नींव थी, क्योंकि मास्टर साहब स्कूल में आते ही नहीं थे, वो इतनी कमजोर थी कि उसके बाद चाहे 50 ट्यूशन लगाएं मगर वो बच्चा कभी भी 2nd डिवीजन तक नहीं खींच पाया। तो अब वो सब बदल गया है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, स्कूल का स्वरूप ही बदल गया था। मैं जाता था, देखता था बाहर पेड़ के नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं, मास्टर साहब अंदर क्यों नहीं पढ़ाते हैं आप बच्चों को? कि सर आप देखिए छत झूल रही है, कहीं छत गिर गई तो बच्चे मर जाएंगे। जब से ये सरकार आई है, हर स्कूल की 4 दीवारी, हर स्कूल का गेट, और जो तगड़े लोग होते थे जाट और पठान, वो अपने डंगर बांध देते थे वहां पे, आपके और हमारे जैसे, वो स्कूल के आंगन में अपने डंगर बांध देते थे। जब से हमारी सरकार आई है, 4 दीवारी, फाटक, बढ़िया, अगर गांव में सबसे खूबसूरत बिल्डिंग है, रंग बिरंगी बिल्डिंग है और प्यारी बिल्डिंग है, तो वो आपका प्राथमिक विद्यालय है। तो ये उपलब्धि है। तो सहारनपुर की विकास को लेकर क्या कहेंगे? लाइट, पानी और सड़कें वगैरह सफाई को लेकर। सहारनपुर में हमने उपकेंद्र बनवा दिया था बिजली का। मास्टर साहब तब विधायक थे और हम दोनों साथ ही आते थे ट्रेन में। मुझे बहुत प्यार करते थे, बल्कि विधानसभा में कई बार मेरे पक्ष में बोले, जबकि मैं बीजेपी का था और वो तो कम्युनिस्ट थे। तो एक बड़ी अच्छी मास्टर साहब जी का पूरा नाम? मास्टर रामस्वरूप जी हमारे यहाँ से विधायक रहे हैं और हमारे ही कस्बे के हैं। तो ये भी हमारे सहारनपुर के लिए बड़े गौरव की बात है कि इस छोटे से कस्बे ने 3 विधायक और 1 MP दिए हैं। मास्टर साहब रहे, मेरे वालिद रहे, 3 बार वो रहे, और फिर मैं भी रहा, MP भी रहा, और मेरे दादा भी रहे, वो भी चुनाव लड़े। वालिद साहब का पूरा नाम स्वर्गीय, और स्वर्गीय दादाजी का पूरा नाम? जब वो विधायक बने तब कुंवर देवेंद्र सिंह जी थे, वो भी सिंचाई मंत्री रहे और मैं भी सिंचाई मंत्री रहा। और जब पहला चुनाव हुआ था, जब अंग्रेजों ने ये बायलैटरल लेजिस्लेचर का काम शुरू किया, और ये जो विधानसभा, जो विधान भवन बना हुआ है, पार्लियामेंट जो बना हुआ है, ये तो सब अंग्रेजों का बना हुआ है। बिल्डिंग्स जो हैं ये अंग्रेजों की बनाई हुई हैं। तो ये चुनाव तो पहले होने शुरू हो गए थे। तो जो पहला चुनाव हुआ था 1937 में, उसमें मेरे दादाजी जीते थे। तो मेरे दादाजी भी 1937 में जीते, राजा चरत सिंह।
उसके बाद मेरे वालिद रहे 3 बार, और फिर मैं भी रहा हूँ। तो मेरा तो ये मानना है कि हम सब बहुत बहुत आभारी हैं बिजनौर की जनता के, ज़िले की जनता के, कि जिन्होंने बार बार हमें अपना विश्वास, अपना प्यार बार बार 3 पीढ़ियों से व्यक्त किया है। नमस्कार, आप सबको भी और आपके व्यूअर्स को भी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो ये बहुत गर्व की बात है कि आज हम यहाँ पर आए और राजा भारतेंदु जी से और इनकी धर्मपत्नी भवानी सिंह से मुलाकात हुई। उन्होंने पूरा मान सम्मान दिया है और जो विचार थे अपने विचार रखे, और जनता को चाहिए जो इनके विचार है उन पर गौर करे कि सरकार को लेकर कौन सी सरकार अच्छी है, भ्रष्टाचार की कहाँ पर नहीं हुआ, कहाँ महिला की सेफ है महिला, और कहाँ पर विकास हुआ है। इसमें हिंदू मुस्लिम भाइयों का सभी को साथ लेकर चलिए। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। सभी भाइयों को हमारी ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। सीएन से कहते हैं कल परसों तो छुट्टी है, पर